हेलो व्यूअर्स, दृष्टि आईएएस के एडिटोरियल एनालिसिस में आप सभी का स्वागत है। इस सेक्शन में हम अलग अलग न्यूज़पेपर्स और न्यूज़ पोर्टल से आपके लिए एडिटोरियल्स चुनते हैं, जिससे आपको भारत सहित विश्व में होने वाली अनेकों घटनाओं के बारे में विस्तार से जानकारी मिल सके। इस सेक्शन में हम दिए हुए एडिटोरियल को यूपीएससी सिलेबस से लिंक करते हैं, उसके बाद कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स और अंत में कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स जो यूपीएससी एग्जामिनेशन के पर्सपेक्टिव से जरूरी हैं उन्हें देखते हैं। डियर व्यूअर्स, हम आशा करते हैं कि दृष्टि आईएएस की तरफ से लिए गए इस इनिशिएटिव को आप काफी पसंद करेंगे और आपके सुझाव हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। तो कृपया कमेंट सेक्शन में अपने सुझाव जरूर दें। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का एडिटोरियल एनालिसिस। प्रिय व्यूअर, यह वीडियो अंग्रेजी में भी उपलब्ध है। देखना चाहें तो आप हमारे इंग्लिश चैनल दृष्टि आईएएस इंग्लिश पर जाएं। आपकी सुविधा के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इंग्लिश वीडियो का लिंक भी दिया गया है। आज का एडिटोरियल हमने द हिंदू न्यूज़पेपर से लिया है, जो 23 नवंबर 2020 को प्रकाशित हुआ है। आज के एडिटोरियल का शीर्षक है प्रेशर एंड पनिशमेंट। यदि आज के एडिटोरियल को हम समराइज करें तो हम ये कह सकते हैं कि विश्व को पाकिस्तान पर आतंकी नेटवर्क के विरुद्ध ठोस कदम उठाने के लिए दबाव बनाए रखना चाहिए। यदि आज के एडिटोरियल को हम अपने यूपीएससी सिलेबस से लिंक करें तो हम उसे जीएस पेपर 2, जिसमें सेक्शंस जैसे कि पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन, गवर्नेंस और मुख्यतः इंटरनेशनल रिलेशंस वाले सेगमेंट से जोड़ करके देख सकते हैं। आज के एडिटोरियल के कुछ प्रमुख बिंदु। लाहौर की आतंकवाद रोधी अदालत द्वारा आतंकी वित्त पोषण के मामले में हाफिज सईद को सजा सुनाने से इस बात की पुष्टि होती है कि अंतर्राष्ट्रीय दबाव से पाकिस्तान को आतंकी नेटवर्क पर कार्रवाई के लिए मजबूर किया जा सकता है। देखिए, जैसा कि हम जानते हैं, लाहौर की एक आतंकवाद रोधी अदालत ने हाफिज सईद को टेरर फाइनेंसिंग, आतंकी वित्त पोषण के मामले में दोषी ठहराया है और सजा सुनाई है। इससे एक चीज यह साबित होती है कि यदि पाकिस्तान पर सही तरह से अंतर्राष्ट्रीय दबाव बनाया जाए तो पाकिस्तान को उनके यहां जो आतंकी नेटवर्क पनपा हुआ है उसको खत्म करने या उसके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए पूरे तरीके से मजबूर किया जा सकता है। हाफिज सईद संयुक्त राष्ट्र द्वारा नामित आतंकवादी है, जिसे भारत और अमेरिका द्वारा मुंबई आतंकवादी हमलों, जिसमें 166 लोग मारे गए थे, के लिए दोषी ठहराया गया था। पिछले वर्ष जुलाई माह से जेल में बंद सईद को इस वर्ष फरवरी में भी आतंकी वित्त पोषण के एक मामले में दोषी ठहराया गया था। वह वर्तमान में 2 मामलों में प्रत्येक के लिए 5.5 वर्षों की सजा काट रहा है। देखिए, यहां पे जो हम लोग बात कर रहे हैं हाफिज सईद के बारे में, तो हाफिज सईद जो था उसको 2008 में जो मुंबई आतंकवादी हमले हुए थे उसके लिए अमेरिका और भारत दोनों ने पूरी तरह से जिम्मेदार ठहराया है। हाफिज सईद को इस वर्ष फरवरी में भी आतंकी वित्त पोषण के एक मामले में जेल की सजा सुनाई गई है और वर्तमान में हाफिज सईद जो है वो 2 मामलों में 5.5 वर्ष की जेल काट रहा है। सईद को कोई अतिरिक्त जेल अवधि नहीं गुजारनी होगी, क्योंकि न्यायाधीश ने कहा है कि उसकी यह सजा अन्य मामलों की सजाओं के साथ समवर्ती रूप से जारी रहेगी। कुछ वर्ष पहले तक पाकिस्तान के सैन्य प्रतिष्ठान के प्रिय रहे एक आतंकवादी की आतंकी वित्त पोषण के मामलों में बार बार दोष सिद्धि से उसकी गतिविधियों को लेकर भारत और अमेरिका द्वारा प्रकट चिंताओं की पुष्टि होती है। देखिए, भारत और अमेरिका लगातार अंतर्राष्ट्रीय मंच पर यह कहते रहे हैं कि हाफिज सईद इस समय भी पाकिस्तानी सेना के साथ मिलकर के अपने जो आतंकवादी जो दस्ते हैं, उनके जो आतंकवादी संगठन है, उनको पूरी तरीके से चला रहा है। इन आतंकवादी संगठनों को पूरा समर्थन प्राप्त है पाकिस्तानी सेना का। हाफिज सईद ने सर्वप्रथम 1990 के दशक में भारत को लक्षित करते हुए लश्कर-ए-तैयबा की स्थापना की थी। यदि हम लोग बात करें हाफिज सईद के टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में, तो हाफिज सईद ने सबसे पहले 1990 के दशक में भारत को टारगेट करते हुए एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बनाया जिसका नाम था लश्कर-ए-तैयबा। जब उसका यह आतंकवादी समूह, देखिए हुआ क्या, कहानी यहां पे समझने वाली है कि 2001 में
जब सितंबर के महीने में 2001 में जब 9/11 अटैक्स हुए अमेरिका के ऊपर, तब अमेरिका को भी ये बात समझ में आई कि जिस टेररिज्म की, जिस आतंकवाद की बात भारत लगातार कई मंचों पर करता आया है वो सत्य है, तो बहुत स्ट्रिक्ट डिसीजंस लिए गए। उन्हीं स्ट्रिक्ट डिसीजंस में से एक डिसीजन ये था कि लश्कर ए तोयबा को एक फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन FTO मान लिया गया। यह फैसला 26 दिसंबर 2001 को लिया गया। अब जैसे ही यह फैसला लिया गया और लश्कर ए तैयबा को एक फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन माना गया, हाफिज सईद ने अपने ग्रुप का नाम, संगठन का नाम बदल करके जमातुल दावा कर लिया और कई सारे सैंक्शन से बचने के लिए बहुत सारे ह्यूमैनिटेरियन प्रोजेक्ट्स, मतलब कि मानव सेवा से जुड़े हुए कई सारे प्रोजेक्ट्स दिखाने लगा कि जमातुल दावा का जो काम है वो ह्यूमैनिटेरियन एड पहुंचाना है, ना कि आतंकवाद फैलाना। मुंबई हमलों के बाद भी पाकिस्तान ने सईद और उसके नेटवर्क के विरुद्ध कार्रवाई करने से इनकार कर दिया था। अमेरिका द्वारा सईद पर इनाम घोषित करने और संयुक्त राष्ट्र द्वारा उसके संगठनों को आतंकी संगठन चिन्हित किए जाने के बाद ही FATF के दबाव में आए पाकिस्तान ने उसके संगठन पर प्रतिबंध लगाया। देखिए, पाकिस्तान ने बहुत आराम से ये सब इनिशिएटिव्स नहीं लिए हैं। ये सारे के सारे जो डिसीजंस इस समय पाकिस्तान ले रहा है, ये बहुत जबरदस्त अंतर्राष्ट्रीय दबाव जो पाकिस्तान के ऊपर पड़ रहा है उसकी वजह से। जब यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने हाफिज सईद के ऊपर $10 मिलियन का इनाम घोषित किया और संयुक्त राष्ट्र जो यूनाइटेड नेशंस है उन्होंने उसके संगठनों को आतंकी संगठन चिन्हित करके बैन किया, उसके बाद FATF के दबाव में आया है पाकिस्तान और अब मजबूर हो रहा है एक्शन लेने के लिए हाफिज सईद और उसके जैसे कई अन्य जो लीडर्स हैं वहां पे उनके खिलाफ। अब यहां पर जो बात हो रही है वो बार बार बात हो रही है FATF की। अब FATF है क्या, थोड़ा सा उसको हम लोग जरा समझ लेते हैं। यदि हम लोग बात करते हैं FATF की, तो FATF फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स एक इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है जिसकी स्थापना 1989 में हुई थी। ऑब्जेक्टिव क्या था? ऑब्जेक्टिव यह था कि प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन हो सके हर उस तरीके का, हर उस ऑपरेशनल मेजर का जिससे कि मनी लॉन्ड्रिंग रोकी जा सके, आतंकवादियों को जो फाइनेंसिंग हो सकती है उसको रोका जा सके और उन सभी मुद्दों पर, उन सभी खतरों पर जो दुनिया की, जो विश्व शांति है उसके लिए एक खतरा है, उनके अगेंस्ट कार्रवाई की जा सके। यदि हेडक्वार्टर्स की हम लोग बात करें तो जो सेक्रेटेरिएट है FATF का, ये OECD जो हेडक्वार्टर्स है पेरिस में, वहीं पे ही लोकेटेड है। OECD ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। यदि मेंबर्स की बात करें तो इस समय FATF में 39 मेंबर्स हैं और भारत भी FATF का एक मेंबर है। अब यहां पे जो FATF ने कार्रवाई की है, जरा उसके बारे में हम लोग थोड़ी सी बात करें। देखिए, हाल ही में अक्टूबर महीने की हम लोग बात करें तो FATF ने पाकिस्तान को जो ग्रे लिस्ट पे बना हुआ था बरकरार रखा है और यह कहा है कि पाकिस्तान का ये जो स्टेटस है इसको दोबारा रिव्यू किया जाएगा 2021 फरवरी में। अब यहां पे कहानी क्या है, थोड़ा सा उसको समझते हैं जरा। FATF ने पाकिस्तान के सामने एक 27 सूत्रीय एक्शन प्लान रखा, 27 पॉइंट एक्शन प्लान रखा। अब इस एक्शन प्लान को रखने का जो मुख्य मकसद था वो ये था कि कुछ भी करके जो मनी लॉन्ड्रिंग और जो टेरर फाइनेंसिंग हो रही है उसको रोका जा सके। अक्टूबर में जब FATF की मीटिंग हुई है तो जो FATF का ICRG जरूरी है, ध्यान रखिएगा, प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से महत्वपूर्ण है ये, इंटरनेशनल कोऑपरेशन रिव्यू ग्रुप, उन्होंने ये कहा कि जो 27 सूत्रीय जो प्रोग्राम था उसमें से पाकिस्तान ने 21 पॉइंट्स पर काम किया है। अब यहां पर यह कहना कि भाई किन जगहों पर पाकिस्तान फेल हुआ वो हमको समझना है। सबसे पहले पाकिस्तान ने जो कमिटमेंट किया था कि भाई उन सभी
एनजीओज या नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस जो टेररिस्ट ग्रुप से जुड़ी हुई हैं, जिनको यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने बैन किया है, उनके खिलाफ कार्रवाई करने की बात कही गई थी। पाकिस्तान ने यह नहीं किया। साथ ही साथ जो पाकिस्तान के यहां कई सारे आतंकी संगठन और उनके सरगना, जैसे कि लश्कर तैयबा का चीफ हाफिज सईद, लश्कर तैयबा का ऑपरेशंस चीफ जकीउर रहमान लखवी, ये भी 2008 मामलों में वांछित है भारत में। साथ ही साथ जैश ए मोहम्मद का जो चीफ है मसूद अजहर, इनके खिलाफ जो कार्रवाई की बात हुई थी वो कार्रवाई नहीं की है। अब क्योंकि पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में बना हुआ एफएटीएफ की, तो ये उसके लिए बहुत चिंता का विषय है। क्यों? क्योंकि एफएटीएफ की जो लिस्ट है ये पाकिस्तान के लिए आगे चलकर के बहुत मुश्किलें खड़ी कर सकती हैं। इसलिए क्योंकि पाकिस्तान को किसी भी तरीके की कोई फाइनेंशियल हेल्प या फाइनेंशियल एड नहीं मिल सकती है आईएमएफ से, वर्ल्ड बैंक से, यूरोपियन यूनियन से, जब तक वो एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट से अपने आप को बाहर नहीं निकालता है। अब इस मुद्दे पर, इस एफएटीएफ के फैसले पर, क्योंकि भारत एफएटीएफ का एक मेंबर है, भारत का स्टैंड क्या था? तो भारत अपने स्टैंड पे बरकरार रहा, जो वो हमेशा से कहता है। भारत ने फिर कहा कि पाकिस्तान आज भी आतंकवादियों के लिए एक सुरक्षित स्थान है। चाहे वो आतंकवादी हो, चाहे वो आतंकी संगठन हो, उनके लिए एक सुरक्षित स्थान बन गया है पाकिस्तान। और अभी तक पाकिस्तान ने किसी भी तरीके का कोई मजबूत एक्शन नहीं लिया है, चाहे वो आतंकी संगठन हो, चाहे आतंकवादी हो, जिनको यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने कंप्लीटली बैन करके रखा हुआ है, जैसे कि मसूद अजहर, दाऊद इब्राहिम, जकीउर रहमान लखवी एटसेट्रा। तो ये तो बात हो गई एफएटीएफ के संदर्भ में। आश्चर्यजनक नहीं है कि सईद पर नवीनतम दोष सिद्धि एफएटीएफ के उस निर्देश के 1 माह बाद आई है, जहां पाकिस्तान से आतंकी वित्त पोषण से संघर्ष के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सहमत कार्य योजना को पूरा करने को कहा गया है। देखिए, एफएटीएफ ने बार बार डायरेक्शन दिए हैं पाकिस्तान को कि जब तक आप इस टेरर फाइनेंसिंग के इंफ्रास्ट्रक्चर को नहीं ब्रेक करेंगे, आपको ग्रे लिस्ट से बाहर नहीं निकाला जाएगा। फरवरी 2018 में पाकिस्तान ने देश के सक्रिय आतंकवादी संगठनों पर संयुक्त राष्ट्र की सूची का अनुसमर्थन किया और एफएटीएफ की बैठक से ठीक पहले लश्कर और जमात-उद-दावा सहित उन संगठनों पर देशव्यापी प्रतिबंध लागू किया। देखिए, पाकिस्तान भी चालाकी कम नहीं करता है। फरवरी 2018 में एफएटीएफ की मुलाकात से पहले जो यूनाइटेड नेशंस की जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस की लिस्ट है, उस लिस्ट को देखते हुए जितने भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन थे सबके ऊपर प्रतिबंध लगा दिया, देशव्यापी प्रतिबंध लगा दिया। इसमें आपका लश्कर तैयबा, जमात-उद-दावा, ये भी इंक्लूडेड थे। पाकिस्तान को लगा कि यदि वो एक कार्रवाई कर देगा तो हो सकता है कि वो एफएटीएफ की नजरों में ठीक बना रहे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। जून 2018 में ही पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डाल गया और तब से लेकर के अभी तक पाकिस्तान एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में ही बना हुआ है। लेकिन एफएटीएफ ने इसके बावजूद पाकिस्तान को जून 2018 में अपनी ग्रे लिस्ट में बनाए रखा और ब्लैक लिस्ट में शामिल किए जाने से बचने के लिए इस्लामाबाद से और अधिक कार्रवाई की अपेक्षा रखी। मैंने जैसा कि आपको बताया कि यदि ब्लैक लिस्ट में शामिल हो जाता है पाकिस्तान, तो पाकिस्तान को कोई फाइनेंशियल एड पूरी दुनिया में कहीं नहीं मिल सकती है। पाकिस्तान ब्लैक लिस्ट में शामिल किए जाने का खतरा नहीं उठा सकता, विशेष रूप से तब जब उसकी अर्थव्यवस्था चरमरा रही है। इसलिए उसने सईद के ऊपर कार्रवाई के लिए आगे कदम बढ़ाया। देखिए, पाकिस्तान ने ये कोई फाइट अगेंस्ट टेररिज्म में अपने आप को, अपनी हिस्सेदारी दिखाने के लिए ये इनिशिएटिव नहीं लिया है, क्योंकि पाकिस्तान को पता है कि उनकी अर्थव्यवस्था इस समय बहुत खराब स्थिति में है और यदि एफएटीएफ ब्लैक लिस्ट में डाल देता है पाकिस्तान, तो पाकिस्तान के लिए उसकी समस्याएं जो है वो दोगुनी हो जाएंगी। इसी को ही ध्यान में रखते हुए पाकिस्तान ने ये जो फैसला, ये जो कड़ा कदम उठाया है हाफिज सईद के अगेंस्ट, वो दबाव में आकर के उठाया है। सईद और उसके सहयोगियों के विरुद्ध आतंकवादी रोधी विभाग की एफआईआर में आरोप लगाया गया है कि जमात-उद-दावा ने एनजीओ के माध्यम से दान के नाम पर जुटाए गए धन का इस्तेमाल आतंकवाद के वित्त पोषण के लिए किया है। देखिए, जो एफआईआर दायर की गई है हाफिज सईद और उसके गुर्गों के खिलाफ, उसमें यह कहा गया है कि जमात-उद-दावा ने एक एनजीओ बन करके, जो कि चैरिटी का काम करता है, लोगों की मदद करता है, ह्यूमैनिटेरियन कॉज में
लोगों की मदद करता है, वो बन करके लोगों से दान लिया, लेकिन वो पैसा उन्होंने उस जगह पे ना लगा करके आतंकवाद वित्त पोषण पर लगाया। इस चार्ज पर जमात उल दावा और हाफिज सईद, इन दोनों को, यहां पे अगर हम लोग बात करें हाफिज सईद के रेफरेंस में, तो उसको गिरफ्तार किया गया, साथ ही जो उसके सहयोगी हैं उनको भी। आगे का रास्ता, सईद के विरुद्ध व्यवस्था की कार्रवाई स्वागत योग्य है, लेकिन सवाल यह है कि यह आतंकवाद से संघर्ष के वास्तविक प्रयास है या महज अंतर्राष्ट्रीय दबाव को कम करने की खानापूरी की जा रही है। देखिए, जरूरी यही है, मैंने आपको ये बताया कि क्या पाकिस्तान ये सब कदम वास्तविकता में आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई के पर्पस से उठा रहा है या सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए, और अंदर से पाकिस्तान का एजेंडा हमको पता है हमेशा से क्या रहा। तो ये पिक्चर अभी क्लियर नहीं है। यह संदेह इसलिए है क्योंकि पाकिस्तान अपने रणनीतिक लाभ के लिए भारत और अफगानिस्तान विरोधी आतंकवादी नेटवर्क का इस्तेमाल करता रहा है। देखिए, हम सब जानते हैं, चाहे टेररिज्म की, आतंकवाद की दिक्कत अफगानिस्तान में हो या भारत में हो, रूट कॉज आपको उसकी जो है वो पाकिस्तान में ही मिलेगी। और पाकिस्तान इस तरीके की ये जो कोशिशें हैं, जो दोहरी नीति है, ये लगातार अपनाता रहा है। एक जगह विश्व के सामने तो वो कहेगा कि हम खुद आतंकवाद से लड़ रहे हैं, हम खुद आतंकवाद से परेशान हैं, लेकिन दूसरी ओर वो अपनी ही जमीन पे कई सारे आतंकी संगठनों को पाल रहा है, जिनका इस्तेमाल वो भारत और अफगानिस्तान के खिलाफ समय समय पर करता आया है। यदि पाकिस्तान आतंकवाद से मुकाबले को लेकर गंभीर है, तो उसे आतंकवाद के वित्त पोषण और आतंकी बुनियादी ढांचे पर शिकंजा कसना होगा। जरूरी है, समय आ गया है कि यदि पाकिस्तान सीरियस है आतंकवाद के अगेंस्ट, तो इस समय पाकिस्तान को जो आतंकी वित्त पोषण हो रहा है, साथ ही साथ ये जो आतंकी ढांचा जो बना हुआ है पाकिस्तान के यहां, उसको पूरे तरीके से निस्ते नाबूद करना पड़ेगा, खत्म करना पड़ेगा। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय और एफएटीएफ सहित अन्य संगठनों को तब तक दबाव बनाए रखना चाहिए जब तक कि इस्लामाबाद परिणाम नहीं दिखाता है, और ये जो दबाव है ये पाकिस्तान के ऊपर तब तक बने रहना चाहिए जब तक पाकिस्तान सही रिजल्ट्स ला करके नहीं देता है। तो व्यूअर्स, ये था आज का एडिटोरियल एनालिसिस। एडिटोरियल से संबंधित जो प्रश्न आपके बन सकते हैं वो कुछ इस प्रकार हैं। पहला, पिछले 2 दशकों से सीमा पर यह आतंकवाद की बढ़ती घटनाओं के परिप्रेक्ष्य में सुरक्षा के मामले में पड़ोसी देशों के साथ सहयोग भारत के लिए किन मायनों में आवश्यक है, चर्चा कीजिए। जो दूसरा प्रश्न बन सकता है वह, नेबरहुड फर्स्ट की नीति निकटवर्ती पड़ोसियों के साथ संबंध सुधारने की भारत की प्रतिबद्धता को प्रकट करती है, लेकिन इसे क्षेत्रीय कूटनीति की चुनौतियों का सामना भी करना पड़ता है, चर्चा कीजिए। तो व्यूअर्स, ये था आज का एडिटोरियल एनालिसिस। आई होप आप सभी को ये एनालिसिस बहुत पसंद आया हो। धन्यवाद।